चले, कोई प्रॉब्लम है? नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। कौन सा टॉपिक है आपका? टॉपिक नंबर सिलेबस में कौन सा टॉपिक है? टॉपिक नंबर 3 है कि 4 है कि 5 है? शायद। बैठो बैठो। अभी तक हमने टॉपिक नंबर 1 पढ़ा, कौन सा वाला? एथिक्स वाला था है ना। टॉपिक नंबर 2 कौन सा था? एटीट्यूड वाला था। और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो टॉपिक नंबर 4 में है। ठीक है ना। तो उसको पहले पढ़ लिया था हमने। तो अब टॉपिक नंबर 3 में है एप्टीट्यूड। हाँ, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ना। पूरा सिलेबस में जो टॉपिक है उसका नाम है आपका एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। ये लिखा हुआ है फॉर सिविल सर्विसेज। हिंदी में कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है? अभिरुचि या अभिक्षमता वर्ड यूज है ना। अभिरुचि वर्ड यूज किया हुआ है। कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है? अभिरुचि। एवं फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के लिए फाउंडेशनल आधारभूत मूल्य। डालो हेडिंग डालो भाई, क्या कर रहे हो? कहाँ डाले हो? पढ़ लियो? कब पढ़ाया तो नहीं मैंने। चले, लिख लिया? वो भी अभी तक नहीं डाली है। डाल लिया? चलिए, तो यहाँ पे दो टॉपिक हमारे पास है। एक तो एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड फॉर सिविल, इसको साथ एंड करके लिखा तो ये भी आपका फॉर सिविल सर्विसेज हो जाएगा, है ना। एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज है कि नहीं। और दूसरा है आपका फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। मतलब दो टॉपिक्स यहाँ पर आपके दिए गए, तो दोनों को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग एप्टीट्यूड में आते हैं, अभिरुचि। तो अभिरुचि की परिभाषा देखेंगे। अभिरुचि होती क्या है, अभिरुचि की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, परिभाषा क्या है, और अभिरुचि की कुछ विशेषताएं देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एप्टीट्यूड पूछेगा तो डेफिनेशन प्लस, तो कॉन्सेप्ट पूछेगा तो कॉन्सेप्ट पूछेगा, अवधारणा या संकल्पना क्या है, तो डेफिनेशन बता के थोड़ा सा विशेषताएं बता देना है। ठीक है। तो बताओ एप्टीट्यूड क्या होता है। जैसे आप लोग की एग्जाम का नाम क्या है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड, सीसेट बोलते हैं, है ना। सीसेट पूरे एग्जाम का नाम ही है सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। उसी प्रकार कैट की एग्जाम होती है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। उसी प्रकार आपका जो है, उसी प्रकार आपका जो मैट की एग्जाम होती है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। और उसी तरह से आपका और भी एग्जाम्स होती है। मैट आपका जो नेशनल लेवल पे कुछ एग्जाम होती है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, नेशनल, आईआईटी तो एक अलग हो गया आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है। हाँ, क्लैट होता है आपका, क्लैट, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्टीट्यूड वर्ड है। हाँ, सेट भी, तो सेट का फुल फॉर्म क्या है? सेट का क्या होता है फुल फॉर्म? स्टेट, स्टेट एप्टीट्यूड, राज्य को लेकर कुछ होता है ना, स्टेट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी टीचर उचर के लिए आप, जैसे नेट होता है उसी प्रकार सेट होता है ना। हालांकि ये वाला SET नहीं होगा, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, SET होगा यहाँ पे। हाँ, तो ये वाला अलग है। हाँ, वो भी लगभग वैसी है, लेकिन हाँ, UGC नेट वो अलग है, एंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट
है ना। यहाँ पे एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो एप्टीट्यूड इस एग्ज़ाम से क्या पता चल रहा है आप लोग को, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि सिविल सर्वेंट बनने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है। मतलब आपकी किस चीज़ की जांच की जा रही है ना, आपकी एप्टीट्यूड, मतलब एक हिंदी में अभिरुचि कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं। मतलब ये है कि आपका उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड से लेकर के, उस फील्ड को लेकर के आप में पहले से कुछ, क्योंकि अभी क्षमता भी पढ़ेंगे हम लोग कि ये जो है जनरली जो माना जाता है वह जन्मजात माना जाता है, इनबॉर्न माना जाता है। थोड़ी बहुत मात्रा में सीख सकते हैं। जन्मजात आपका इनेट माना जाता है या इनबॉर्न माना जाता है। आरी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कुछ अधिकांश मात्रा जन्मजात होती है, कुछ मात्रा में, सीमित मात्रा में सीखी जा सकती है। जैसे आप लोग को क्रिकेट खेलना होता, क्रिकेट कितना भी, तेंदुलकर को जिसने क्रिकेट सिखाया उसके द्वारा भी तुमको ट्रेनिंग दी जाती तो क्रिकेटर बन पाते क्या? सीमित मात्रा में ही सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एप्टीट्यूड क्या होता है आपका, इनबॉर्न या इनेट होता है, जन्मजात होता है। सामान्यतः इन जनरल कुछ मामलों में भले सीख सकते, बात अलग है, लेकिन अधिकांश, जैसे म्यूजिक है तो म्यूजिशियन, आप लोग को गाना, हर किसी का मन करता है मैं अच्छा गाना गाऊं, ठीक है, राइट। लेकिन जब गाना गाने बैठे तो, ठीक है, गाना गाने बैठे तो आपका क्या होगा, ठीक है, तो गाना गाने बैठेंगे तो आवाज़ हर किसी की अच्छी नहीं होती है ना, लगेगा कि भाई काहे टॉर्चर कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए तो कुछ चीज़ें जो है कितनी भी कोशिश कर लेंगे हम सीख, है ना, मतलब जब तक थोड़ा सा अंदर से इनबॉर्न या इन टैलेंट नहीं होगा, हाँ है, तो उसको फिर हम ट्रेनिंग दे करके उसको क्या कर सकते हैं, फिर इम्प्रूव कर सकते हैं, इनरिच कर सकते हैं पहले से थोड़ा बहुत। तो उसी प्रकार आप लोग का भी ये प्रशासनिक अधिकारी का जो टेस्ट है, हम कोचिंग दे करके आपको कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप उसके लायक बनो, लेकिन थोड़ा बहुत पहले से क्षमता नहीं होगी तो इतने सारे बच्चे तैयारी करते, बनते कुछ ही लोग हैं, है ना। उसके लिए कई सारे, किसी में हो सकता है क्षमता हो लेकिन मेहनत नहीं कर रहा हो, बात अलग है। लेकिन कई लोग बहुत मेहनत करते लेकिन बन भी नहीं, उसके बाद भी नहीं बन पाते। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें एप्टीट्यूड होना चाहिए, जो प्रशासक बनने के लिए वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैक करता है। और प्रशासक का मतलब क्या होता है, आप में कम से कम, प्रशासक का मतलब सबसे पहला होता है निर्णय लेने की क्षमता, आपके हर क्षण आपको क्या करना है, निर्णय लेना है ना। प्रशासक के लिए मेन एप्टीट्यूड क्या चाहिए, एक तो डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, है ना, कि आप ज़्यादा टाइम न लगाते हो और हड़बड़ी में भी डिसीजन नहीं लेते हो, आराम से सोच समझ करके तुरंत, तुरंत का मतलब है एकदम हड़बड़ी में भी लेना, वो भी गलत है। और कई लोग होते हैं कि निर्णय ले नहीं पाते, है ना, कई लोग होते हैं कि निर्णय ले नहीं पाते, सोचते ही रहते, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, और वो लटके ही रहते हैं आप कह जाए, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो प्रशासक या कोई भी एक अच्छा जो लीडरशिप क्वालिटी है, उसमें ये होता है कि सोच समझ के निर्णय ले और बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगाए, हड़बड़ी में ना ले। एक तो ये हो गया। दूसरा, प्रशासक के लिए मेन काम क्या होता है आपका, रिलेशनशिप, है ना। आपको नीचे जनता के लिए काम करना है ना, जनता के लिए क्या करना है, जनता के सेवा जनता की सेवा करने के लिए आपको भेजा जा रहा है। तो उनके साथ उनके रिक्वायरमेंट को समझना, मतलब इसमें से एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको एग्जीक्यूट करना है, कोई भी योजना बना करके गवर्नमेंट के द्वारा दी गई तो आपको उसको क्या करना है, अच्छे से लागू करना है ना। तो लागू करना, जैसे आप लोग में, कुछ लोगों में, जैसे घर में कोई मेहमान आए 10 15 20 ठो, ठीक है, तो एक दो तो संभाल लोगे, लेकिन 10 15 आ गए तो 10 15 को देख के कोई घबरा गई, कैसे खाना बनेगा, कितने लोग का कैसे मैनेज करेंगे, तो कुछ लोग हड़बड़, मतलब एकदम ही घबरा जाते, पसीना पसीना हो जाते, अचानक से कोई बोल दिया कि इतने लोग आ रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, 15 हो चाहे 20 आओ, हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं क्या हुआ कि मैनेजमेंट आपके जो तुरंत कैसे करना है, जैसे अब इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, 4 करोड़ से ज़्यादा, उसके बाद भी दुर्घटना हो ही गई, है कि नहीं। अब उसको मैनेज करने की पूरी जिम्मेदारी किस पर है, जितने भी अधिकारी प्रशासक है ना, कलेक्टर से लेकर के निचले लेवल तहसीलदार से लेकर पटवारी तक, सबकी ड्यूटी वहाँ लगी हुई है।
सबकी जिम्मेदारी है, ऊपर लेवल की जिम्मेदारी ज़्यादा है, एग्जीक्यूट उनको करना है, नीचे लेवल को सिर्फ काम करना है। तुमको तो दिया जाएगा भाई तुम यहाँ खड़े रह करके बस बैरियर हटाना है और उतना ही देखना है कि नहीं। तो उतनी जिम्मेदारी तुमको दी गई, तो उसमें लेकिन ऊपर बैठ के कैसे मैनेज करना है इतने सारे 4 करोड़ 5 करोड़ जनता को, इतना आसान काम थोड़ी है। तो डेफिनेटली इन सब के लिए एक आपका क्या होना चाहिए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका जो है एक अच्छा क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन होना चाहिए, है ना कि प्रशासक के लिए, लीडरशिप क्वालिटी के लिए। तो एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना भी जरूरी है। फिर एक तो जनता के साथ, फिर आपके जूनियर के साथ मिलके काम करना है, सीनियर के साथ मंत्री जी हर 2 दिन में फ़ोन करके बोलेंगे कि ये नहीं ये काम कर दो, तुमको लगेगा कि ये गलत है, लेकिन उसको कैसे हैंडल करोगे, है ना। तो वो भी आपको पहले से क्या होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये सब चीज़ें जो पहले से जिसमें होती है, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, इस तरीके का जो पहले से है तो उसको हम लोग ट्रेनिंग दे करके पढ़ा। अब जैसे हमको क्या कर रहे, पढ़ा रहे, समझा रहे, है ना, समझ भी आ रहा है, लेकिन आंसर लिखना अपने आप में कोई लोग ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं, जैसे कुछ लोग का प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करना तो भी लिख लेते हैं अच्छा आंसर, ठीक है। कुछ लोग को उसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी, सुधार करना पड़ेगा, और कुछ लोग कितना भी कोशिश कर लो सुधार करते ही नहीं है ना। ऐसे एक दो बच्चे हैं, कई बार उसको बोले कि ऐसे नहीं ऐसे लिखना है, लेकिन अगली बार फिर टेस्ट देंगे वैसे ही लिखेंगे, समझ रहे हो। तो सुधार ही नहीं करना है, तब उसका मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। ठीक है, तो जो सजेशन दिया जाता है उसको फॉलो करके सुधार करना जरूरी है, तभी जा करके फिर क्या होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। और आप में यदि क्षमता है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, आपका जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, है कि नहीं। तो ये कोचिंग का काम इतना ही है हमारा जो है, ठीक है। कि आप में पहले से क्षमता नहीं होगी तो फिर हम कितना भी कोशिश कर ले आपको नहीं बना पाएंगे। तो एवनी तो इसी से एक परिभाषा निकलेगी, तो परिभाषा लिखिए अभी क्षमता की। तो परिभाषा लिखिए, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में ठीक है, क्या क्या बोल रहा था मैं, उसके पहले थोड़ा सा और उसका काट देने के लिए, उसके पहले कुछ और लिख लो। किसी व्यक्ति के भीतर, किसी व्यक्ति के भीतर, हाँ, अभी किसी व्यक्ति के भीतर जन्मजात, सामान्यतः जन्मजात, सामान्यतः जन्मजात या कुछ मामलों में, कुछ मामलों में अर्जित, अक्वायर्ड, कुछ मामलों में अर्जित, ठीक है, सामान्यतः जन्मजात या कुछ मामलों में अर्जित कुछ विशेषताओं या क्षमताओं का समूह, कुछ विशेषताओं या क्षमताओं का समूह जो किसी क्षेत्र विशेष में यदि उसे प्रशिक्षण दिया जाए तो, प्रशिक्षण दिया जाए तो उसमें कौशल सीखने, कौशल स्किल सीखने एवं अच्छा निष्पादन करने की प्रबल संभावना होती है, अच्छा निष्पादन करने की प्रबल संभावना होती है, उसे एप्टीट्यूड कहा जाता है, अभिरुचि कहा जाता है इंग्लिश में। एप्टीट्यूड इज अ सेट ऑफ, एप्टीट्यूड इज अ सेट ऑफ, सेट ऑफ इनेट, सेट ऑफ इनेट और acquired, acquired characteristics, acquired characteristics और abilities, abilities within a person, within a person in which if, in which if given, given adequate, given adequate training in a particular field comma makes him, makes him more likely to learn,
more likely to learn a skill or perform well. समझ में आ गया कि एप्टीट्यूड क्या होता है? मुख्य रूप से देखेंगे तो इनेट या कुछ मामलों में थोड़ा बहुत अर्जित हो सकता है, कुछ विशेषताओं या क्षमताओं का समूह जो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे करके हम उसको क्या कर सकते हैं, आप क्या जो है इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे विशेषताओं क्षमताओं के समूह को क्या कहेंगे हम लोग, जो है एप्टीट्यूड कहेंगे। मतलब जैसे आप लोग प्रशासक बनना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत क्षमता, थोड़ी बहुत विशेषताएं जो प्रशासक बनने के लिए ज़रूरी है वो आप में पहले से है, तो हम कोचिंग दे करके आपको थोड़ा सा और क्या कर देंगे, उसको इम्प्रूव कर देंगे, सिस्टमेटिक कर देंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, तो ये सब आपको बता देंगे, तो आप उसमें से क्या कर पाओगे, अच्छा कर पाओगे, है ना। इसलिए थोड़ा बहुत पहले से होना ज़रूरी है। और कुछ लोग तो क्लास ही नहीं आते, ठीक है, बीच बीच में दर्शन देते रहते, तो उनका भी हम कुछ नहीं कर सकते। क्षमता होगी तो भी, है ना, क्षमता हो भी तो भी कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो इस तरीके से विशेषताएं लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है लिखिए। प्रायः जन्मजात किंतु सीमित मात्रा में अर्जित भी हो सकती है। प्रायः जन्मजात किंतु सीमित मात्रा में अर्जित भी हो सकती है। इंग्लिश में ऑफन इनेट बट आल्सो पॉसिबल टू बी अक्वायर्ड। आ रही बस समझ में। दूसरा पॉइंट लिखिए, ठीक है, संभावना होती है, गारंटी नहीं। संभावना होती है, गारंटी नहीं। इट शोज पॉसिबिलिटीज नॉट गारंटीड। इट शोज पॉसिबिलिटीज नॉट गारंटीड। संभावना का मतलब कि भैया थोड़ा बहुत है तो ट्रेनिंग दे करके, मतलब क्रिकेट खेलने की थोड़ी बहुत क्षमता आप में है तो एक अच्छा कोच मिल गया बचपन से तो आपको क्या करेगा, क्रिकेट खेलना सिखा सकता है। लेकिन फिर आपकी जैसे विनोद कांबली और तेंदुलकर, ठीक है ना, तो तेंदुलकर सक्सेसफुल, डिसिप्लिन होना भी जरूरी, बहुत सारे गुण चाहिए आपको ना लाइफ में। मैंने कहा ना कि डिसिप्लिन आप अपने प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति और चीज़ों के प्रति नहीं रहोगे तो फिर डेफिनेटली किसी भी फील्ड में सक्सेस। तो डिसिप्लिन एक महत्वपूर्ण गुण है किसी भी क्षेत्र में आपका जो है सक्सेस होने के लिए। जैसे मैं कोचिंग चला रहा हूँ पिछले 17-18 सालों से, ठीक है, मेरे साथ कई लोग भी चला रहे थे, लेकिन आज वो बंद बंद करके या फिर उतना सक्सेसफुल नहीं जितना कि थोड़ा बहुत मैं हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि उन्होंने, मैंने कभी लापरवाही नहीं की, ठीक है। अभी भी जैसे मैंने कहा डोंगरगढ़ मेरे से यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं 6 मम्मी पापा रहते हैं, लेकिन 6 महीने हो जाते मेरे को घर जाए हुए, सिर्फ इसलिए कि मेरा कोचिंग या क्लास डिस्टर्ब न हो इस कारण से, राइट। जबकि डोंगरगढ़ कितना किलोमीटर है आपका, 200 किलोमीटर है। तो कभी कभी लगता है कि अनजस्टिस भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, कोचिंग को अभी ज़्यादा ज़रूरत है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में यदि हम वेल स्टेब्लिश जब तक नहीं हो जाते तब तक यदि कोई थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो जैसे आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो, शुरू के 2 साल जब तक पूरा सिलेबस अच्छे से ना पढ़ लो तब तक आपको रेगुलर क्लास नहीं करेंगे तो फिर उतना पॉसिबिलिटीज़, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आपका लाइफ में होना, और यहाँ पे भी डिसिप्लिन की कि रेगुलर क्लास हो, है कि नहीं। तो फिर कोचिंग चलाना मुश्किल हो जाएगा, रेगुलर क्लास नहीं लगेगी तो फिर एडमिशन हो जाएंगे, लेकिन बच्चे फिर ना खुश होंगे तो फिर, तो हर चीज़ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम अपनी तरफ से डिसिप्लिन रहते, तुम लोग आते हो नहीं आते हो, ठीक है, हम लोग से ज़्यादा इनडिसिप्लिन तुम लोग हो ना। हमारी तो क्लास लगभग कुछ एक आध दो चीज़ों को छोड़ दो तो लगभग चलते ही रहती है, ठीक है। लोग छुट्टी मांगते रहते लेकिन हम छुट्टी नहीं देते, बच्चे भी मांगते रहते छुट्टी लेकिन छुट्टी देते नहीं रहते। चलिए, तो कहने का मतलब है डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। तो विशेषताओं में यहाँ पर है कि पॉसिबिलिटीज़ है, संभावना रहेगी कि यदि आप में वह क्षमता है और आपको ट्रेनिंग दिया जाए
तो आप उस फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं, गारंटी उसके बाद भी नहीं है, क्योंकि सक्सेस होने के लिए कई सारी चीज़ें और ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा ना, विनोद कांबले डिसिप्लिन नहीं था तो आज लगभग लाइफ उसकी स्पॉइल्ड है पूरी तरह से, जो है कि नहीं। तो जबकि तेंदुलकर एक अच्छा, जबकि तेंदुलकर से ज़्यादा बेटर माना जाता था विनोद कांबली को, विनोद कांबली को, लेकिन तेंदुलकर डिसिप्लिन रहा, ज़्यादा शो ऑफ में नहीं आया ना। कभी कभी क्या होता है कि हम शो ऑफ के चक्कर में चले जाते हैं, तो ये चीज़ें। चलिए दूसरा तीसरा लास्ट पॉइंट लिखिए विशेषताओं में, पूर्वानुमान। पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, अभिक्षमता के आधार पे पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इट इट कैन बी प्रेडिक्ट, इट कैन बी प्रेडिक्ट, हाँ, या प्रेडिक्शन कैन बी मेड, है ना, अकॉर्डिंग टू योर एप्टीट्यूड प्रेडिक्शन कैन बी मेड। ये हम आपके में एप्टीट्यूड है उसके आधार पर प्रेडिक्शन बना सकते हैं हम लोग। आगे बस समझ में। तो ये और लास्ट में है, एप्टीट्यूड का मतलब कोई इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है, मतलब इंटेलेक्ट दिमाग से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा। तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है, एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, बुद्धिमत्ता नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है। दूसरा ये रुचि भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है। इंटरेस्ट तो थोड़ा देर का होता है, इंटरेस्ट क्या होता है आपका, थोड़ी देर का होता है, थोड़ी देर बाद ख़त्म भी हो सकता है आपका इंटरेस्ट, जो है कि नहीं। शुरू शुरू में सब लोग जोश से एकदम एडमिशन लेते हैं आईएएस बनना है करके, और फिर धीरे धीरे लगता है कि 2 साल पढ़ना है, फिर कई लोग की इंटरेस्ट क्या होता है फिर कम होने लग जाता है। तो जो लगभग 1.5-2 साल इंटरेस्ट बनाए रखेगा जम करके, तो आप में यदि अभी क्षमता होगी तो इंटरेस्ट भी बना रहेगा, है कि नहीं। यदि आप में उस फील्ड में जाने का जुनून होगा, डिसिप्लिन होगा, तब बना रहेगा, नहीं तो फिर खत्म हो जाता है। तो ये सब कुछ विशेषताएं हो गई। तो अभिक्षमता है क्या, समझ में आ गया आप लोग को। अब यहाँ पे अभिक्षमता और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, कभी क्वेश्चन आ जाए, है ना। एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है ना। अभिरुचि और रुचि, ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिखो, सोचो, ठीक है। तो बताओ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट एक इंटरेस्ट के बाद हॉबी वर्ड भी आ जाता है। तो पहले हॉबी और इंटरेस्ट में अंतर बताओ, कि इंटरेस्ट जो है, हाँ हाँ, यदि रुचि है तब हॉबी बनेगी, है ना। इंटेंसिफाइड हो जाता है ना। जब रुचि क्या होती है आपकी, इंटेंसिफाइड हो जाती है, मतलब तीव्र हो जाती है। तीव्र रुचि होगी तभी तो वो क्या बनेगा आपका, है ना। रुचि जब आपकी ज़्यादा तीव्र हो जाएगी तो वह क्या बन जाएगा आपका, हॉबी। जैसे खाना पकाना रुचि है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा अच्छा लगे खाना बनाना की जो है, तो फिर जा करके क्या बनेगा आपका, हॉबी बनेगी, है कि नहीं। कभी कभार बनाना रुचि में आएगा, कभी कभार बनाना रुचि में आएगा, लेकिन हॉबी का मतलब है फिर बोले कि हटो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो फिर वैसे लोग फिर सेफ वेब बनेंगे ना भाई। सेफ वेब जो बनेंगे वह क्या होगा, जो उन्हीं का होगा जिसको लगता है कि हाँ तभी बन पाएंगे, अदरवाइज जिसको किचन में घुसना अच्छा नहीं लगता तो फिर हॉबी कहाँ से बनेगी। तो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट जो है खाली समय में, लिख लीजिए एक लाइन, इंटरेस्ट में खाली समय में उपलब्ध विकल्पों में से, उपलब्ध विकल्पों में से अपनी इच्छानुसार चयन, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप क्या जो है इंटरेस्ट बोलेंगे। आ रही बस समझ में। इन फ्री टाइम, इन फ्री टाइम कॉमा इन अवेलेबल अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट एज योर विलिंग से डिजायर्ड, अपने विलिंग और डिजायर के अनुसार क्या करेंगे आप, तो उसको इंटरेस्ट में आ जाएगा। आगे बस समझ में।
इंटरेस्ट का मतलब है कि खाली समय होगा तो आप, जैसे आप खाली समय, तो इंटरेस्ट किस में है, टीवी देखने का इंटरेस्ट, टीवी देखने लग जाओगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम में रील देखने का इंटरेस्ट है तो वो देखने लग जाओगे, किसी को खेलने का इंटरेस्ट है तो खेलने चले जाओगे, किसी को सोने का इंटरेस्ट है तो सो जाओगे, है कि नहीं। तो ये आपका क्या होगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। और बाकी एप्टीट्यूड की परिभाषा तो एक ये पूरा परिभाषा डाल देना इसमें जो है, तो एक प्रकार की क्या हो गई आपकी एबिलिटी हो गई, है कि नहीं, जो जन्मजात होती है, सामान्यता अर्जित हो सकती है, तो ये परिभाषा डाल देंगे और दोनों में अंतर, इंटरेस्ट और उसमें। क्लियर हो गया पॉइंट। अब यहाँ पे दोनों में संबंध कैसे बनेगा, यदि एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और रिजल्ट, तो डेफिनेटली यदि एप्टीट्यूड भी है, इंटरेस्ट भी है, तो आप क्या करोगे, है ना, सीधी सी बात है, उस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र, उस क्षेत्र में क्या करोगे आप, डंका बजेगा आपका, ये होगा ना, डंका बजेगा। इंटरेस्ट भी है और उसमें आपकी क्षमता भी है, ये हुआ ना भाई, क्योंकि एप्टीट्यूड तो है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर, है ना, जैसे क्रिकेट खेलने का इंटरेस्ट था लेकिन 4 बजे उठना पसंद नहीं है, तो फिर सक्सेस हो पाओगे क्या, बिना बिना प्रैक्टिस के कैसे सक्सेस होगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका वेरी सक्सेसफुल, झंडे गाड़ो डंका बजेगा का मतलब हो गया वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। दूसरा है एप्टीट्यूड है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, तो थोड़ा बहुत सक्सेस होंगे, तो कम सक्सेस, मतलब सक्सेस होने की संभावना तो रहेगी लेकिन कंपेरिजन टू उसके कम रहेगी आपके जो। अब जैसे आईएएस बनने की क्षमता तो है तुम्हें, लेकिन पढ़ने का शौक, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो भगवान थोड़ी आके बनाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई, है कि नहीं। उसी प्रकार यदि एप्टीट्यूड नहीं है और इंटरेस्ट है तो भी सफलता की संभावना कम रहेगी, कम संभावना, है कि नहीं। सिर्फ इंटरेस्ट से ही काम नहीं चलेगा, इंटरेस्ट तो छोटा मोटा थोड़े आज है कल नहीं रहेगा, और दोनों नहीं है तो फिर तो भगवान ही मालिक है दोनों नहीं है तो फिर भगवान मालिक है भाई। दोनों दोनों है तब तो बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट कम है, तो भी सफल होने की संभावना रहेगी यहाँ पे, मतलब संभावना रहेगी लेकिन कम रहेगी, कम एप्टीट्यूड का होगा ना, डेफिनेटली वो तो लॉन्ग टाइम जन्मजात है, इंटरेस्ट तो थोड़ा देर में, है ना, आज पढ़ने का मन कर रहा है, कल नहीं करेगा भी हो सकता है, किसी कारण से बोर होगा कि लंबा 2 साल कौन पढ़ेगा भाई, तो लेकिन एप्टीट्यूड है लेकिन इंटरेस्ट नहीं आया तो भी आपका सक्सेस, तो दोनों हो गया तो फिर वेरी सक्सेसफुल। और इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा सा अनमने मन से पढ़ लोगे तो संभावना थोड़ी बहुत बनी रहेगी, है कि नहीं। एप्टीट्यूड है आप में, जैसे कुछ लोग होता है कि कम पढ़ करके भी कुछ अच्छी चीज़ें कर जाते हैं कई लोग, है ना, कुछ लोग होते हैं कि कम पढ़ करके भी पढ़ने में ऐसे कई लोग होते हैं ना, पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो दिन भर पढ़ते रहेंगे तो भी नंबर परसेंटेज नहीं आता है, और जिसको खुद से पढ़ने में इंटरेस्ट है तो कम पढ़ के भी अच्छे नंबर, नहीं से मेरा बड़ा वाला है तो वो अपने से अपने हिसाब से पढ़ लेता है, 1-2 घंटे ठीक ठाक परसेंटेज ले आता है, ठीक है। तो छोटा वाला है, उसका पढ़ने में भी उतना इंटरेस्ट नहीं है, उसका ड्राफ्टिंग और सब ड्राइंग वगैरह में, बाकी अभी खैर छोटा है, हाँ, लेकिन दोनों दोनों की उम्र की तुलना करूँ तो ये पहले से ही खुद से अपना पढ़ने वढ़ने में ठीक ठाक था, मतलब अपना पढ़ लेता था, स्कूल जाने में कभी आनाकानी नहीं करता था, ये छोटा वाला अभी से आनाकानी करता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस दिख जाता है, लेकिन बड़ा होने के बाद अभी पता चलेगा धीरे से ये और क्या अंतर आएगा दोनों में। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, तो ये हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में कुछ संबंध हो सकता है क्या, एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, एप्टीट्यूड और बुद्धिमत्ता में कुछ संबंध। तो इंटेलिजेंस की परिभाषा हमने देखी थी, इसकी परिभाषा बताई थी, क्या बताई थी आप, क्या जो है कि एक प्रकार की, ये भी क्या है, एबिलिटी, एक प्रकार की क्षमता, है ना, इस क्षमता में क्या क्या आता है, टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझने की क्षमता, है कि नहीं, समझने की क्षमता, इसके अलावा निर्णय लेने की क्षमता,
है ना, जो रिसोर्सेस उपलब्ध संसाधन है उसमें निर्णय लेने की क्षमता, समस्या का समाधान करने की क्षमता, है कि नहीं, और लॉजिकल तार्किक रूप से सोचने की क्षमता, है ना, बस तार्किक रूप से सोचने की क्षमता या तार्किक क्षमता आ रही बस समझ में। तो ये एबिलिटी की सॉरी इंटेलिजेंस की परिभाषा आप लोग को पता ही है, वही सब डाल देना है कि एक प्रकार का क्या है आपका एबिलिटी है जिसमें हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर समस्या का समाधान निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, राइट, और तार्किक रूप से सोचने, और कई सारे मल्टी फैक्टर जाएंगे तो मल्टी फैक्टर में 8 फैक्टर बताए गए तो वो भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से इंटेलिजेंस मल्टी फैक्टर होता है, राइट। और एप्टीट्यूड में क्या आ जाएगा कि एप्टीट्यूड जो है ये एक प्रकार का इंटेलिजेंस नहीं है ना, अभी हमने देखा ना कि एप्टीट्यूड जो इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस नहीं है, तो ये एक प्रकार की क्या है, ये भी एबिलिटी है, लेकिन ये जन्मजात मुख्य रूप से क्या है आपका जो है जन्मजात, सामान्यतः जन्मजात एबिलिटी है, जिसमें ट्रेनिंग वगैरह देंगे तो कहीं ना कहीं वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना बनी रहती है। तो इसमें एप्टीट्यूड में जैसे सिखा, हम बहुत ज़्यादा सिखा नहीं सकते हैं, तो इंटेलेक्चुअल होना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। जैसे अब म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन हो गया संगीतकार, क्रिकेटर हो गया, है ना, कोई चित्रकारी हो गया, चित्रकारी आपका जो चित्रकार हो गया, आर्टिस्ट। तो ये सब क्या होते हैं, क्रिएटिविटी आ रही बात समझ में। तो एप्टीट्यूड क्या होता है आपका, मुख्यतः जन्मजात क्षमता होती है जो थोड़ा सा ट्रेनिंग देने के बाद उसमें क्या होता है आपका जो है, लेकिन उसमें एक न्यूनतम आईक्यू होना जरूरी है, क्योंकि सिखाएंगे और आईक्यू कम होगा तो नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। तो डेफिनेटली एप्टीट्यूड में कुछ थोड़ा बहुत आईक्यू होना जरूरी है, अदरवाइज काम, है ना, आईक्यू बहुत ज़्यादा आईक्यू है जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आईक्यू होना जरूरी है, तभी वो सीख पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा आईक्यू है लेकिन क्रिकेटर बन जाओ बोलोगे थोड़ी बनेगा, है कि नहीं। तो डायरेक्टली मतलब क्रिएटिविटी का संबंध डायरेक्टली आईक्यू से बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आईक्यू का होना जरूरी है। मतलब ज़्यादा आईक्यू हो तो अच्छा क्रिएटिविटी वाला होगा, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत आईक्यू रहेगा और अच्छी क्रिएटिविटी हो सकती है। तो ये सब है आपके जो है, तो ये सब क्रिएटिविटी वाले आएंगे, जितने भी संगीतज्ञ है, चित्रकार है, लेखक, कवि, है ना, ये सब क्या होते हैं आपके जो है ना। अब जैसे दार्शनिक है, दार्शनिक लोग भी क्या होंगे आपके, दार्शनिक लोग भी क्या होंगे, जो फिलोसफर्स है, वो भी हर कोई नहीं बन सकता है ना, उसके लिए भी एक, है ना, हालांकि ट्रेनिंग यदि आप में क्षमता है तो ट्रेनिंग के द्वारा बाद में सीख सकते हो। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से, तो यहाँ तक कोई समस्या, चलिए, तो ये हो गया आपका इनके बीच में क्या संबंध है। नेक्स्ट है आपका जो है एप्टीट्यूड का क्या टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एक तो जनरलाइज टेस्ट होते हैं आपके, जनरलाइज टेस्ट, जनरलाइज्ड मतलब सभी के लिए सामान्य होते हैं, सामान्य टेस्ट, जनरलाइज टेस्ट, सामान्य, सामान्य टेस्ट का मतलब जैसे यूएसए में जो है 10वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए सेट होता है स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। आप 10वीं के बाद यूएसए में क्या होता है आपके जो स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मानक, मानक अभिक्षमता, मतलब सबकी अभिक्षमता देखी जाती है, स्टैंडर्ड सबके लिए कॉमन हो गया, तो उसके हिसाब से जो है देखा जाता है। तो उसमें मैथमेटिकल, लॉजिकल देखा जाता है, लिंग्विस्टिक देखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या देखा जाता है आपका जो है
मैथमेटिकल लॉजिकल स्किल कितना है ना। स्टेट में देखा था कि मैथमेटिकल लॉजिकल स्किल, गणितीय तार्किक क्षमता या कौशल कितना है। लिंग्विस्टिक क्षमता देखी जाती है, भाषा पे पकड़ कितनी है, भाषाई क्षमता। लिंग्विस्टिक स्किल देखा जाता है, भाषाई क्षमता, भाषा पे समझ या पकड़ कितनी है कि नहीं। आ रही बात समझ में। तो ये सब एक कॉमन टेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर उनको कॉलेज मिलता है। इंडिया में होता है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, एनटीएससी, है ना। इंडिया में होता है एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, है ना। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। क्लियर हुआ। सबसे अच्छा टेस्ट माना जाता है डाइवर्सिटी वाला, डिफरेंस डीएटी, है ना। जैसे कुछ देशों में डिफरेंशिएटेड डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, डिफरेंशियल का हिंदी वर्ड हो जाएगा विभेदक, इंग्लिश में लिख लिया डिफरेंशियल, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, हिंदी में जाएगा विभेदक अभिरुचि परीक्षण या परीक्षा। ठीक है। तो डिफरेंशियल में होता है कि अलग अलग कई सारे गुणों का परीक्षण किया जाता है ना। मैथमेटिकल, लिंग्विस्ट या अलग अलग क्रिएटिविटी, अलग अलग चीज़ें हो सकती है। तो ये सबसे अच्छा माना जाता है कि अलग अलग जिसमें जो क्षमता है, किसी को गणितीय क्षमता है, किसी में क्रिएटिविटी वाली आर्टिस्ट की है, किसी का कुछ है, तो फिर उसके अनुसार उसको क्या कर सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी में हर कोई आईआईटी क्रैक नहीं कर सकता। हमारे यहाँ क्या होता है कि 10वीं के बाद हर कोई चाहता है साइंस ले ले, या तो आईआईटी करे या नीट करे, है कि नहीं। आईआईटी करे या नीट करे, तो ज़बरदस्ती उसको कोटा भेज देंगे, नहीं तो बेचारे को टॉर्चर करेंगे जब इंटरेस्ट नहीं है तो। आईआईटी अब सब, जब तक खुद का इंटरेस्ट ना हो तब तक बच्चों के वहाँ डालना बेवकूफ़ी है, क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत उसके लिए अलग से ही आपका एक माइंडसेट चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो जब हम लोग का था कि जबरदस्ती पीटी के क्वेश्चन समझ में नहीं आता है मेरे को। उस समय आईआईटी तो नहीं दिए थे हम लोग, स्टेट लेवल पे जो होता है पीईटी, है ना, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, कुछ फुल फॉर्म होगा मेरे ख्याल से। तो हमारे समय वो होता था, एक दो बार भरा मैंने। अब कोचिंग वोचिंग तो करते नहीं, उस समय कोचिंग वोचिंग तो थे नहीं। जो भी 11वीं 12वीं में पढ़े थे सिलेबस के अकॉर्डिंग उतना ही कोशिश किया, उतना पढ़, उसके लिए अलग से तैयारी भी नहीं की, जाके एग्ज़ाम देने बैठ गए बस। घर वालों ने कहा पीटी भर दो, हो जाएगा। हो जाएगा मतलब अब जाके पता चला एक तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। मतलब 12वीं तक मेरे नंबर ठीक ठाक थे, 70 80 90% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब में अच्छे नंबर आते थे। लेकिन जब पीटी की एग्ज़ाम देने गया तो एक क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा है। तो 12वीं तक जो पढ़े वो क्या मतलब वो कैसे परसेंटेज आते पता ही नहीं चल रहा था। तो लग रहा था कि कुछ पढ़े ही नहीं है, तो कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। मतलब रियली बताऊँ तो एक दो क्वेश्चन में ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्योंकि 12वीं तक में ठीक ठीक अपने आप को मानते थे हम लोग कि मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब ठीक ठाक आता है। लेकिन ठीक है, किस्मत में वही मतलब नहीं रहे होंगे हम उस लायक। चलिए, तो एक जनरल टेस्ट हो गए आपके जो है, जो आपका होता है फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन में डाइवर्सिटी को देखा जाता है। डाइवर्सिटी को ध्यान दिया था फिनलैंड, नॉर्वे वगैरह में। डाइवर्सिटी समझ गए, अलग अलग। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये स्कैंडिनेविया देश है, ये पीछे ऊपर वाले। इनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। दिल्ली में इन्हीं का अध्ययन करके केजरीवाल ने कुछ करने की कोशिश की थी। विविधता, डाइवर्सिटी का मतलब विविधता। हमारे स्कूल में क्या प्रॉब्लम है ना, इंडिया के स्कूल में प्रॉब्लम क्या है, जैसे अब जो प्राइवेट स्कूल्स है, अब वहाँ पे जैसे जैन इंटरनेशनल है या कोई भी स्कूल, डीपीएस ले लो बड़ा वाला, अब सब वहाँ पे एलिट क्लास मिलेंगे, है ना। तो एलिट क्लास का बच्चा जब उसके साथ कोई गरीब बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, तो गरीबों की समस्याओं को, गरीबों की भावनाओं को, गरीबों को समझ पाएगा क्या। तो एक उनके प्रति उनकी नकारात्मक मानसिकता बन जाती है।
कि वो आपका जो है क्या है कि गरीब वाले हैं तो ऐसी लोग है करके, मतलब कहीं देखा हो ना आपने अभी तक जो है, ये क्या है, गलत एटीट्यूड बनता है ना। इंसान ठीक है, तुम किस्मत से अच्छे घर में पैदा हो गए, तुम्हारा उसमें क्या रोल है? तुम जहाँ पैदा हुए उसमें तुम्हारा कोई रोल है कि मैं चॉइस करके पैदा हुआ कि मुझे अंबानी घर पैदा होना है या फिर सोनिया गांधी घर पैदा होना है? वो चॉइस थी तुम्हारी, है ना। पैदा तो आदमी का ही ठीक है, कहा जाता है कि पुराने कर्मों के हिसाब से पैदा हुए, ठीक है, लेकिन अब पैदा होगा इसका मतलब है कि उसको भी अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन फिर वो पढ़ेगा कहाँ पर? गवर्नमेंट स्कूल में। तो वो अमीरों के साथ मिलजुल नहीं हो पाती उनकी जो है ना, अमीरों के साथ एलिट क्लास पीपल के साथ उनका क्या होता है, संपर्क नहीं हो पाता है। तो इन सब देशों में क्या होता है कि सबका सब लोग एक साथ ही पढ़ेंगे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे तुम कितने भी करोड़पति हो, स्कूल क्या होगा आपका? एक ही होगा। तो इससे क्या होगा कि सबको बराबर मौका मिलता है, सब एक दूसरे को समझते, एक दूसरे के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड नहीं बन पाता है। तो इसलिए डाइवर्सिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इन सब देशों में, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर एलिट क्लास से पल बढ़ के निकलने के बाद गरीब बच्चों को आप ध्यान ही नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? सिर्फ अमीर या गरीब अलग अलग ही पढ़ेंगे तो गरीब बच्चा अमीर को नहीं समझेगा, अमीर बच्चा गरीब को नहीं समझेगा, और दोनों फिर एक दूसरे के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड में बने रहते हैं, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद है स्पेशलाइज्ड टेस्ट। स्पेशलाइज्ड, तो आप लोग का अभी तक जितना लिखा कैट सेट सब स्पेशलाइज्ड में आ जाएंगे। स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड का मतलब विशेषीकृत या विशेष। इसमें सी सेट है आपका, ये सब सिर्फ हम आप में क्या देगा, सिविल सर्विसेज वाले गुण देख रहे हैं हम लोग। मैट है तो मैनेजमेंट वाले, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, है कि नहीं। क्लैट, इसमें लॉ के बारे में थोड़ा सा एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे। तो स्पेशलाइज्ड होगा किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए आप क्या जो है बनाए गए। आ गई बस समझ में? तो यहाँ तक कोई समस्या? तो ये हो गया आपके जो है कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अलग अलग तरीके के क्या होते हैं। स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स टेस्ट हो सकता है, म्यूजिकल टेस्ट हो सकता है ना। आप क्या जो है स्पोर्ट्स में जाना है तो फिर स्पोर्ट्स के लिए आपका अलग से टेस्ट होगा, दौड़ना उड़ना पसंद है कि नहीं, कूदना फांदना पसंद है कि नहीं, है ना। जैसे एनसीसी और एनसीसी वगैरह ज्वाइन करो, सुबह सुबह 4-5 बजे उठा के बुलाते थे, तो मैंने 2 दिन बाद बोला कि मेरे बस की बात नहीं है, और विड्रॉ कर लिया वहाँ से। और डिसिप्लिन मुझे पसंद नहीं, और लेफ्ट राइट मतलब एकदम पर्टिकुलर डिसिप्लिन से ही काम कर, तो मेरे लिए पुलिस और सेना मेरे लिए, मतलब मुझे लग रहा है कि पुलिस और सेना की नौकरी मेरे लिए अच्छी नहीं रहेगी, तो मुझे फील हो रहा था। तो मैंने, क्योंकि एनसीसी में 2-4 दिन लेफ्ट राइट लेफ्ट करवाया, तो मतलब भाई मन ही नहीं करते सब करने का मेरा। एक तो 4-5 बजे उठ करके तुम ग्राउंड बुला रहे हो सोने के टाइम पे, ठीक है। तो वो फिर मैंने 2-3 दिन बाद क्या कर दिया वहाँ से कि सर मेरे से ना हो पाएगा। पापा बोले कि नहीं कर लो, कंटिन्यू कर लो, ये कर लो, मतलब मेरे से नहीं होगा, सुबह सुबह उठ करके जाना है वहाँ पे, ठीक है। फिर वो डिसिप्लिन एकदम स्ट्रेट खड़े रहना, स्ट्रेट ही खड़े रहना है, ठीक है। तो वो सब बस की बात नहीं थी, तो कहीं ना कहीं वो बचपन से दिख रहा था कि मैं उसके लिए नहीं बना, ठीक है। मुझे अपने मर्जी से हिसाब से पढ़ना लिखना सोना सब अपनी मर्जी के हिसाब से अच्छा लगता था। मुझे कोई पढ़ने भी बोले तो मुझे गुस्सा आता था। जैसे मेरे बड़े वाले को आता है, हम लोग उसको बोलेंगे ना पढ़ ले करके, तो वो नहीं पढ़ेगा, अपने मन से जब मन करेगा तब पढ़ेगा वो। तो मैं उसको देख के अपने आप को इमेजिन करता हूँ कि मैं भी ऐसे ही था, ठीक है, कि मेरे कोई पढ़ने बोले तो उस समय भले पढ़ूँ ना पढ़ूँ लेकिन अपने हिसाब से पढ़ लेता था, ठीक है। सुबह उठ करके जब भी मन करता है मेरा, वो सुबह नहीं पढ़ता, वो उसका अल्लाह आज रात को फिर अपने हिसाब से पढ़ लेगा, स्कूल से आके कुछ पहले देखे देखे उसको पढ़ लेगा, लेकिन पढ़ लेता है वो, ठीक है। होमवर्क बिना हमारे बताए हुए, मतलब आज तक रिकॉर्ड रहा है कि हमने उसको कभी बोला नहीं कि होमवर्क किया है नहीं किया ना, बिना ट्यूशन के भी कर लेता है। तो कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट है पढ़ने में अपने आप जो है अपने हिसाब से। उसके उसके स्कूल में नहीं पीटते भाई, ठीक है, उसके स्कूल वगैरह में नहीं पीटते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आपका जो है। अब एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज में आते हैं। हमारा जो मेन सिलेबस में टॉपिक डाला गया है वो कौन सा है? एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सेवकों के लिए अभिरुचि, है कि नहीं। जो हमारा मेन पढ़ना है वो किसके लिए आपका?
तो सिविल सर्विसेज फॉर एप्टीट्यूड, तो आप लोग की जो एग्ज़ाम होती है उसमें एक जीएस का पेपर होता है और थोड़ा सा आपका सीसेट होता है। हालांकि सीसेट में गधे लोग पेपर गलत बनाते हैं, है ना। सीसेट में पेपर में जो बनाना है चाहिए, इसमें मैथ रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग वगैरह लॉजिकल रीजनिंग दे दो, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंशन भी सही है, और थोड़ा सा उसमें डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन ज़्यादा देने चाहिए, वो नहीं देता है। कम्युनिकेशन स्किल वाले देना चाहिए, वो नहीं देता है। पहले शुरू में देते थे जब सीसेट जोड़ा गया था, लेकिन आज की डेट में ये नहीं दे रहा है। जबकि इनकी संख्या क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। मैथ्स वगैरह की संख्या उतनी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे लॉजिकल थोड़ा सा रीजनिंग वाले मैथ्स है वो देना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना भाई, वहाँ पे भी गधे लोग बैठे हैं, ठीक है। किसी प्रशासक के लिए होना चाहिए कि लॉजिकल मैथमेटिकल दे दे, वो कॉम्प्रिहेंशन तो ठीक भी है, डिसीजन मेकिंग कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस बढ़ा देने चाहिए, लेकिन ये सब बढ़ाते ही नहीं है। सिलेबस में है लेकिन दे नहीं रहा है, ठीक है। बहुत पहले शुरू में देते थे, तो उसमें थोड़ा सा कुछ डिस्प्यूट था, इस कारण से पूरा ही हटा दिया, फिर उसे देना ही बंद कर दिया। चलिए, तो सिविल सर्वेंट के लिए क्या एप्टीट्यूड चाहिए? सिविल सर्वेंट्स के लिए, सिविल सेवकों के लिए कौन कौन से एप्टीट्यूड होना चाहिए? तो भाषा सही होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट हिंदी में है भाषाई परिपक्वता। तो ये जो आपका 50% क्वेश्चन किससे आते हैं आपके, जो है ना। मेरा एक स्टूडेंट है बेचारा, मैथ्स के चक्कर में पास नहीं हो पा रहा सीसेट, बाकी जीएस उसका बहुत अच्छा है, और जिस दिन फिल्म्स निकालेगा पहले अटेम्प्ट में वो आईएएस आईपीएस बन जाएगा ना। उसका टारगेट आईपीएस है, यहीं से पढ़ा हुआ है। लेकिन मैथ्स से इतना उसको बहुत कोशिश कर डाला, लेकिन मैथ्स पास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और जब से दे रहा है तब से कॉम्प्रिहेंशन कम कर दिया उसने। कॉम्प्रिहेंशन उसका अच्छा है, लेकिन जब से एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया है तब से वो कॉम्प्रिहेंशन की संख्या कम करके इधर मैथ्स वगैरह बढ़ा दिया है, तो उसकी स्ट्रेटजी फेल हो जा रही है। तो 3-4-5 साल से वो, ठीक है, स्ट्रगल ही कर रहा है अभी तक, ठीक है। और किस्मत का भी बहुत ज़्यादा मारा हुआ इंसान, आज तक दुनिया में उतना दुर्भाग्यशाली स्टूडेंट मैंने नहीं देखा, ठीक है। जो भी हुआ, जैसे उसके पापा पुलिस में थे, मम्मी के साथ क्या प्रॉब्लम थी नहीं पता, तो मरने से पहले पूरा ज़मीन जायदाद जो भी था मम्मी को छोड़ के बाकी सबको दे दिया, ठीक है। ये हाल है। तो उसकी मम्मी उसको घर पर दूसरे घर में काम वाम करके जैसे तैसे पढ़ने में बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट बच्चे। पहले ही अटेम्प्ट में उसने ये निकाल लिया, क्या नाम है आपका, सीडीएस नहीं, एक और होता है ना आपका जो है एनडीए वाला जो होता है, ठीक है। तो वो निकाल लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। और लेकिन किस्मत देखो वहाँ साथ कैसी नहीं दी। अब एनडीए का जिस दिन उसका क्या बोलते हैं वो होता है ना आपका इंटरव्यू, हाँ इंटरव्यू या जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उन लोग का, ठीक है। फिजिकल का सब हो गया है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, क्या तो बोलते हैं उसको। इसका जिस दिन फाइनल ईयर का पेपर लास्ट वाला था, उसी दिन उसका वहाँ का जो नागपुर में जो है उसकी एग्ज़ाम थी। अब उधर जाएगा तो फाइनल ईयर का पेपर नहीं होगा, तो भी ऐसी वो अनएलिजिबल हो गया, क्योंकि बिना फाइनल ईयर के वहाँ पे उसको एंट्री नहीं मिलनी थी, राइट। और इधर देखे तो उधर छूट गया आपका जो है। तो मेरे ख्याल से नहीं देते, एक बच्चे को कहाँ से अलाउड करेंगे, इतना हमारे समझदार संस्था लोग नहीं बैठे हुए। अब नहीं गवर्नमेंट कॉलेज ही रहा होगा, ठीक है। और हो सकता है कोशिश भी नहीं की होगी उसने, इस तरीके से कोशिश कर लेता तो हो सकता है प्रिंसिपल वगैरह से मिलकर दाएँ बाएँ कर सकता था, ठीक है। लेकिन वही कहना है कि दुर्भाग्यशाली, तो पहले ही टाइम में वो कहीं अच्छी जगह पहुंच गया होता, है ना। उसका जाना फौज या पुलिस में जाना ही उसका लक्ष्य था, और उसके बाद से फिर सीसेट के हर साल एग्ज़ाम देता है, पास ही नहीं हो पाता है। जीएस जबकि आराम से क्वालिफाई कर लेता है। तो एनीवे, तो कहने का मतलब है कभी कभी, चलिए कॉम्प्रिहेंशन, भाषाई परिपक्वता लिख लिया, भाषाई परिपक्वता। तो ये कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होता है ना, आप लोग का बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, सीसेट का पेपर देखा है ना आप लोगों ने, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है वो बाद में सीखेंगे जब। तो उसमें कुछ है ही नहीं। कॉम्प्रिहेंशन में क्या है कि अलग अलग टॉपिक के अलग अलग पैराग्राफ दिए होते हैं, अब उसको आप पढ़ करके कितना अच्छे से समझोगे उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। तो उसे पूरा का पूरा किसका गेम है, अंडरस्टैंडिंग का गेम है, लैंग्वेज पे आपकी कितनी पकड़ है उसका गेम है,
तो कोई टीचर बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता है। इकोनॉमी की समझ है तो इकोनॉमी का पैराग्राफ आएगा तो इकोनॉमी की समझ होगी तब उसको समझ करके निकाल पाओगे। एनवायरनमेंट इकोलॉजी, तो इसलिए पूरा सिलेबस जब हो जाएगा तब वो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने बैठोगे तो उससे फिर पता चलेगा आप कितना कर पा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ इकोनॉमी का पैराग्राफ रहेगा, कुछ साइंस एंड टेक का रहेगा, कुछ आपका एनवायरनमेंट इकोलॉजी का रहेगा, कुछ पॉलिटिकल साइंस से पॉलिटी का रहेगा। तो एक समझ विकसित होने के बाद उसका आंसर निकाल पाओगे। तो वो वाला टेस्ट है, लेकिन सरल नहीं होता यूपीएससी का है, इसलिए आसानी से मत लें। दूसरा है बेसिक मैथ्स DIDS। बेसिक मैथ्स होना चाहिए ना आप लोग को, क्योंकि आप लोगों में से कोई IRS बनेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन। आपका DI का मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का विश्लेषण, ठीक है। तो ये सब आपका, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको जोड़ घटाना आना चाहिए ना भाई, ग्राफ व्राफ पढ़ना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप ही लोग IRS बनोगे। तो IRS बनोगे तो ठीक है, तुम्हारे साथ CA वगैरह रहेंगे, एक्सपर्ट रहेंगे, लेकिन बुद्धू बना देंगे नहीं तो उतनी तो आना चाहिए ना कि भाई कैलकुलेशन वगैरह सही किया कि नहीं किया, सही तरीके से बताया कि नहीं, उतनी तो कम से कम आपको मैथ्स वगैरह आना चाहिए, तभी तो काम चलेगा, है ना। डेटा पैराग्राफ वगैरह, सॉरी ग्राफ वगैरह रीड करना आना चाहिए, है ना, कि कई सारी चीज़ें हम ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं। आपका जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें कई सारे ग्राफ होते हैं कि नहीं होते, तो सब पाई चार्ट से लेकर के बार डायग्राम, बार ग्राफ से लेकर के सब कुछ होते हैं आपके जो, तो उन सब का नॉलेज होगा तभी तो काम चलेगा। तो बेसिक मैथ्स DI इन सब की जानकारी आप में थोड़ी बहुत होना जरूरी है। आगे बस समझ में। नेक्स्ट है रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल। रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल हिंदी में हो जाएगा, रीजनिंग को क्या बोलते हैं, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता या कौशल। समझ गए, रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल। तो रीजनिंग मतलब तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता या कौशल। इसका ये जो टेस्ट होता है GS और उससे हो जाता है, GS और AC वाला जो पेपर है वो किस यही टेस्ट करता है आपका जो है GS वाला जो टेस्ट है। क्वेश्चन को समझोगे, है ना, क्वेश्चन को समझोगे तभी अच्छा आंसर लिखोगे, तो समझ का टेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको जीवन भर क्या करना है, निर्णय लेना है ना। निर्णय लेने के बारे में, निर्णय तभी लोगे जब समस्याओं को समझोगे, है कि नहीं। तो हर क्षण हर पल निर्णय लेना है आप लोग को, तो ये लॉजिकल एंड एनालिटिकल एनालिसिस करना आपको आना चाहेंगे, तभी आप अच्छा निर्णय ले पाएंगे, है ना। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने से क्या होगा, क्या करने से क्या नहीं होगा, पूरा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं ना भाई आप लोग। कोई भी डिसीजन लेना, अच्छा डिसीजन वही कहलाएगा जिसमें पहले से सोच ले कि प्रो एंड कॉन्स क्या है, क्या अच्छाइयाँ होंगी इसके और क्या बुराइयाँ होंगी, है कि नहीं। जैसे लव मैरिज करने का सोचोगे तो क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ सोचना पड़ेगा, सिर्फ अच्छाइयाँ थोड़ी होती है, कुछ बुराइयाँ भी साथ में आएंगी। अरेंज मैरिज करोगे तो उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ साथ में रहती है, तो दोनों को सोच करके डिसीजन लेना होता है, कहाँ पे ज़्यादा सेक्रीफाइस करना है, कहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ये सब सोच करके। तो कोई भी निर्णय 100% अच्छा ही उसका रिजल्ट होगा ये पॉसिबल नहीं होता है, कुछ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, उसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी होता है उसके अकॉर्डिंग। तो फिर जोश में आदमी ले तो लेता है निर्णय, लेकिन फिर ज़िंदगी भर क्या होता है, पछताते रहता है, ज़िंदगी खराब हो जाती है कि लोग की। तो नेक्स्ट लिखिए डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णय निर्माण एवं समस्या समाधान। जनता की समस्या को सुनना है और सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसका सॉल्यूशन भी निकाल के देना है कि नहीं। नेक्स्ट लिखिए इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी में हो जाएगा अंतरवैयक्तिक कौशल एवं संचार कौशल। तो इससे क्या टेस्ट होता है, लीडरशिप क्वालिटी, ब्रैकेट में लिख लीजिए लीडरशिप स्किल। नहीं बना, अच्छा लीडर कौन होगा, जो संबंध बनाने में ना, दूसरे के बारात में भी मस्त जाके डांस करने के, वो लोग अच्छे लीडर बनेंगे, शर्माएंगे नहीं। लीडर बनने के लिए जरूरी है कि सबके साथ संबंध क्या हो, आपके अच्छे हो। तो कुछ लोग अति सामाजिक होते हैं, दूसरे का बारात भी दिखी तो जाके डांस करके निकल आते हैं,
और कुछ उससे भी ज़्यादा होते तो दूसरे के बारात में जाके घुस खा खाना वाना खा के भी निकल आते है ना, समझ नहीं। हम लोग हॉस्टल में थे तो वैसे ही कर देते, देखिए आज कहाँ के शादी दिख रही है, ठीक है, तो कभी पकड़े भी जाते तो भाग जाते थे, ठीक है। तो इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल होगा तब जाकर के आप अच्छे लीडर बन पाओगे। नेक्स्ट, जनरल एंड इन डेप्थ अवेयरनेस ऑफ आवर कंट्री, जनरल एंड इन डेप्थ अवेयरनेस ऑफ आवर कंट्री एंड विदेश मतलब फॉरेन भी डाल देना, इंटरनेशनल नेशनल इंटरनेशनल कर लो, और डेप्थ नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज ना, मतलब सामान्य और सामान्य जानकारी भी होना चाहिए एक आपकी, थोड़ा सा गहरी समझ भी होना चाहिए, तभी तो आप एक अच्छे प्रशासक बन पाओगे, है ना। सामान्य एवं गहरी समझ किसकी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की, पूरे विश्व में भारत में कहाँ क्या हो रहा है, उसका क्या फर्क पड़ेगा, ये सब आ रही बस समझ में। तो नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एथिकल अंडरस्टैंडिंग, इसलिए एथिक्स का पेपर डाला गया। स्ट्रॉन्ग एथिकल अंडरस्टैंडिंग, मजबूत नैतिक समझ, है कि नहीं, तभी एथिकल पेपर डाला गया, पहले नहीं था ये एथिक्स का पेपर 14 नंबर। तो पढ़ोगे तो 2-4-10 बार पढ़ोगे तो कुछ तो असर होगा ना, नैतिक रूप सुधार ना। जैसे मैं अपनी बात करूं तो अब इतने बार पढ़ा रहा हूं तो न चाहते भी कुछ व्यवहार में तो अपने आप आ ही जाएगा, है कि नहीं। हालांकि मैं खुद अपने आप को व्यवहार में लाने की कोशिश करता हूं, लेकिन नहीं भी चाहूँगा तो आ ही जाएगा, बार बार पढ़ाऊँगा, अभी तो ज़िंदगी भर पता नहीं कब तक पढ़ाने ठीक है। और तुम लोग को भी तब तक पढ़ना जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, तो तब तक कम से कम 2-4-5-10 बार पढ़ ही लोगे, तो कुछ ना कुछ तुम्हारे व्यवहार में चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, पढ़ोगे अच्छे से पढ़ोगे तो, नहीं पढ़ोगे तो फिर वो किताब में कॉपी में लिखा है तो फिर तो बात ही अलग है, ठीक है, तो नहीं आएगा। तो इसमें ये हो गया। लास्ट है आपका बेसिक लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, बेसिक लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता या रचनात्मकता का मूलभूत स्तर होना चाहिए। तो ऐसे इसका टेस्ट करता है, ऐसे ब्रैकेट में ऐसे के द्वारा इसका टेस्ट होता है, निबंध के द्वारा। निबंध में क्या देखते हैं हम लोग, आपके विचारों का प्रवाह, और जो यूपीएससी में निबंध आते हैं पहले तो वही एथिकली आ रहे पूरे के पूरे, है कि नहीं। तो ऐसे के पेपर देखे हो, तो ये आपके जो है, तो ये सब चीज़ों का टेस्ट होता है किसके लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। सिविल सर्विसेज के लिए ये सब गुण होना जरूरी है, ये सब गुण होना आपका जरूरी है। तो सोच लो अपने में है, तुम लोग में है कि नहीं, ठीक है, नहीं है तो डेवलप करो, नहीं है तो डेवलप करो। तो कौन सा गुण है अंशिता, कौन सा नहीं है, अच्छा नहीं है बता दो, इन सब में सब गुण है कि आध गुण नहीं है, कौन सा नहीं तुम है उसका, अभी नहीं पढ़ा, अब इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तुम्हारा तो हिस्ट्री के अलावा दूसरा इंटरेस्ट दिखता ही नहीं है हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो मैथ्स को अच्छा कर लो, तो मैथ्स के बिना तो मैंने कहा ना हाँ तो मैथ्स प्रैक्टिस का गेम है, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट वाली बात है। चलिए तो ये हो गया आपका जो है, तो सिविल सर्विसेज में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को, चलिए बाकी कल देखेंगे। 1-2 चीज़ें आज के लिए इतना काफ़ी है स्टार्टिंग करने के लिए। ये एप्टीट्यूड ख़त्म ही हो गया, बस इसमें कुछ संशोधन सलाह दे सकते हैं, वो देख लें 2-4 पॉइंट, और फिर फंडामेंटल वैल्यूज़ में आएंगे। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, जल्दी खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा इस वीक।